38 साल। दिन के 24 घंटे। मतलब बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए हथौड़े और आरी चलने की लगातार आवाज। बाप रे, ये तो किसी को भी पागल कर दे। बिल्कुल। और जरा सोचकर देखो, एक ऐसा विशालकाय घर जिसे रहने के लिए नहीं बल्कि किसी अनदेखी चीज को चकमा देने के लिए बनाया गया था। और फिर एक रात वो सारी इमारत एकदम से शांत हो जाती है। सिर्फ एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के चरमराने की आवाज आती है और अंधेरे में से कोई फुसफुस आता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो कोई भी साधारण इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर बिल्कुल अकेला हो ना, जो सामान्य तर्कों को ही खत्म कर दे, तो इस तरह की बारीक आवाजें इंसान के दिमाग को अंदर से खोखला कर देती हैं। हाँ, और यही वजह है कि आज हम जिस गहरी पड़ताल में उतरने वाले हैं ना, वो कोई आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। आज हमारे सामने पैरानॉर्मल रिसर्चर डैनियल होल्ट के नोट्स हैं। हाँ, वो नोट्स जो उन्होंने सैन जोस के विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस में आधी रात को अकेले बिताकर लिखे थे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि क्या ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत एक जीता जागता सांस लेता हुआ जाल बन सकता है। सही कहा। इन पन्नों को पलटने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये घर दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल पैनिक रूम है, जो लगातार अपना आकार बदलता रहता है। पैनिक रूम एक बहुत ही सटीक उपमा दी है तुमने। लेकिन एक ऐसा पैनिक रूम जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। इस घर के निर्माण के पीछे कोई लग्जरी या शौक नहीं था। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात और अलौकिक खौफ था। ये एक बचाव प्रणाली के रूप में शुरू हुआ था, जो बाद में एक ऐसी अंतहीन भूल भुलैया में बदल गया जिसने खुद अपने बनाने वाले को ही निगल लिया। तो डैनियल होल्ट के साथ रात के उस घुप अंधेरे में क्या हुआ, उन दरवाजों के पीछे क्या था, ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अचानक से एक ऐसा घर क्यों बनाएगा जहां सीढ़ियां छतों से टकराती हों और दरवाजे हवा में खुलते हों। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये सब रातों रात तो नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वास्तुकला के दुस्वप्न को समझने के लिए हमें सारा विंचेस्टर के अतीत में झांकना होगा। सारा कोई आम महिला नहीं थी। वो विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के वारिस विलियम वर्ट विंचेस्टर की पत्नी थी। जब विलियम की मृत्यु हुई ना, तो सारा को आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिली। बाप रे, करोड़ों डॉलर। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण पैसा नहीं था। ये उस हथियार की कमाई थी जिसे द गन दैट वन द वेस्ट कहा जाता था। मतलब वो मशहूर विंचेस्टर राइफल जिसने 19वीं सदी में युद्ध का तरीका ही बदल कर रख दिया था। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक हथियार की सफलता किसी इंसान को इतना पागल कैसे कर सकती है कि वो एक 8 कमरों के छोटे से फार्म हाउस को सीधे 160 कमरों के चक्रव्यूह में बदल दे। यहीं पर अपराध बोध यानी गिल्ट का मनोविज्ञान काम करता है। 1880 के दशक में स्पिरिचुअलिज्म यानी आत्माओं से संपर्क करने का चलन बहुत तेज था। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। तो सारा ने जब एक माध्यम यानी मीडियम से संपर्क किया, तो उनके दिमाग में एक बात गहराई से बैठ गई कि विंचेस्टर राइफलों से मारे गए लाखों लोगों की आत्माएं उनसे बदला लेना चाहती हैं। अरे बाप रे। सारा को ऐसा लगने लगा जैसे उनके परिवार की पूरी संपत्ति उन बेगुनाहों के खून से सनी है और वो खून अब उन्हें ढूंढ रहा है। रुकिए, तो क्या सारा को लगता था कि वो हर एक चली हुई गोली के जिम्मेदार हैं? ये तो एक भयानक मानसिक प्रताड़ना है यार। और इसी प्रताड़ना से बचने का उन्हें एक ही रास्ता नजर आया, लगातार निर्माण। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक घर में हथौड़े की आवाज गूंजती रहेगी, तब तक वे आत्माएं उन्हें छू नहीं पाएंगी। मतलब उन्हें चकमा देने के लिए। हाँ, जैसे ही हथौड़ा रुका, मौत उन्हें अपने साथ ले जाएगी। इसीलिए 1886 से लेकर 1922 तक पूरे 38 सालों तक इस घर में एक भी दिन काम नहीं रुका। हद है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है। इन नोट्स में लिखा है कि इस घर में 10,000 खिड़कियां, 2,000 दरवाजे और 47 फायर प्लेसेस हैं। जब मजदूर ऐसी सीढ़ियां बना रहे होंगे जो सीधे छत पर जाके खत्म हो जाती हैं, या ऐसे दरवाजे जो एक ठोस ईंट की दीवार पे खुलते हैं, तो क्या उन्होंने कभी सवाल नहीं किया? मतलब कोई तो पूछता होगा ना। सारा ने इसके लिए एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया था। उन्होंने मजदूरों को बाजार दर से 3 गुना ज्यादा वेतन दिया। ओह, पैसों का खेल। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कोई भी मास्टर ब्लूप्रिंट था ही नहीं। सारा हर सुबह सिर्फ उस दिन का काम मजदूरों को सौंपती थी। मजदूर बस अपना काम करते, पैसे लेते और चले जाते। उन्हें कभी पूरी तस्वीर दिखाई ही नहीं गई। ये तो सच में किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जैसा लग रहा है
खैर अब जब हम इस इमारत की बुनियाद में छिपे खौफ को समझ चुके हैं तो डैनियल होल्ट के आधी रात के अनुभव की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, वो हिस्सा सबसे दिलचस्प है। तो नोट्स के हिसाब से टूर गाइड घर को ताला लगाकर जा चुके हैं। बाहर से सब कुछ शांत है, कोई शोर नहीं, कोई हथौड़े की आवाज नहीं, और डैनियल उस 160 कमरों के चक्रव्यूह में पूरी तरह अकेले हैं। किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए ये वो पल होता है जब शरीर का सारा एड्रेनलिन अपने चरम पर होता है। डैनियल के नोट्स बताते हैं कि अंदर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो एक भारी सन्नाटा है। एक चुभने वाला सन्नाटा। हाँ, ऐसा सन्नाटा जो कानों पर दबाव डालता है, जैसे वो कोई इमारत नहीं बल्कि कोई विशालकाय जीव हो जो अपना शिकार देखकर अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। डैनियल ने एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि अंदर जाते ही उनके आसपास के तापमान में अचानक 3 डिग्री की भारी गिरावट आती है और उनकी नई फ्लैशलाइट अजीब तरह से झपकने लगती है। हाँ, तो क्या ये महज कोई तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई विज्ञान है? पैरानॉर्मल रिसर्च में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF के सिद्धांत से समझाया जाता है। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं या कोई भी अलौकिक ऊर्जा जब इस भौतिक दुनिया में प्रकट होने की कोशिश करती है तो उसे भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा वातावरण की गर्मी सोख लेती है जिससे तापमान अचानक गिर जाता है। ओह, तो ठंडक इसलिए महसूस होती है। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया में आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी भी ड्रेन हो जाती है जिससे लाइटें झपकती हैं। मतलब डैनियल के उपकरण खराब नहीं हो रहे थे, कोई अदृश्य चीज उनसे ऊर्जा सोख रही थी। और इसके तुरंत बाद शुरू होता है डैनियल का उन अजीबोगरीब दरवाजों से सामना। हाँ, वो दरवाजों वाला हिस्सा तो बहुत ही खौफनाक है। डैनियल एक लंबे मुड़े हुए गलियारे से गुजरते हैं। दरवाजा नंबर 1 खोलते हैं। ये एक बिल्कुल साधारण झाड़ू रखने की कोठरी है, लेकिन दरवाजा नंबर 2, इसे खोलने पर कोई कमरा नहीं बल्कि सीधे 2 मंजिल नीचे किचन के सिंक में गहरे गड्ढे की तरह खुला रास्ता मिलता है। बाप रे। अंधेरे में अगर कोई वहां कदम रख दे तो उसकी मौत निश्चित है। पता है, ऐसे दरवाजे वास्तुकला की कोई गलती नहीं थे। 19वीं सदी के स्पिरिचुअलिज्म में ये माना जाता था कि आत्माएं केवल सीधी रेखाओं में सफर कर सकती हैं और उन्हें दरवाजों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो सारा ने उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया? हाँ, सारा ने ऐसे खतरनाक रास्ते जानबूझकर बनाए थे ताकि आत्माएं दरवाजा खोलें और सीधे नीचे गिरकर भ्रमित हो जाएं। कमाल है। और फिर आता है दरवाजा नंबर 4 जो डैनियल के सामने अपने आप चरमराते हुए खुलता है। अपने आप? हाँ, नोट्स में यही लिखा है। इसके पीछे एक ऐसा गलियारा है जिसका वहां होना वास्तुकला और भौतिकी दोनों के हिसाब से असंभव लगता है। और उसी गलियारे के अंत में वो मशहूर सीढ़ी आती है जो सिर्फ 9 कदम ऊपर जाती है और फिर सीधे एक ठोस छत से टकरा जाती है। जब इंसान का दिमाग ऐसी चीजों को देखता है ना जो तार्किक नहीं है, जैसे सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती, तो उसका ओरिएंटेशन यानी दिशा और स्थान का बोध पूरी तरह से टूट जाता है। डैनियल उस वक्त इसी मानसिक अवस्था से गुजर रहे थे। लेकिन डैनियल के साथ उन सीढ़ियों पर जो हुआ वो सिर्फ मानसिक बोध के टूटने से कहीं आगे की बात है यार। जब वो उन 9 कदमों की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं तो उन्हें अपने ठीक पीछे अपनी गर्दन पर किसी के भारी सांस छोड़ने की आवाज सुनाई देती है, एक लंबी एक्सहेल। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। बिल्कुल। मैं यहाँ इस घटना को थोड़ा तार्किक नजरिए से देखना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा घर एक बहुत बड़ा अकॉस्टिक इल्यूजन यानी ध्वनि का भ्रम पैदा करता हो? कैसे? मतलब अजीब कोनों वाली दीवारें हैं, बंद रास्ते हैं। क्या ये मुमकिन है कि बाहर की हवा किसी दरवाजे से टकराकर इस तरह अंदर आती हो कि वह सांस लेने जैसी आवाज बन जाए? देखो, ये सवाल बहुत जायज है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो गैर समानांतर दीवारें और अचानक बंद हो जाने वाले रास्ते स्टैंडिंग साउंड वेव्स बना सकते हैं। इससे आवाजें एक ही जगह पर गूंजने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे स्रोत बिल्कुल पास में है। हाँ, यही मैं सोच रही थी। लेकिन डैनियल सिर्फ एक आवाज सुनकर नहीं रुके। जब उन्होंने दीवार पर अपने हाथ से 3 बार दस्तक दी, खटखटाया, तो जवाब में दीवार के उस पार से भी ठीक 3 बार दस्तक की स्पष्ट आवाज आई। अरे बाप रे! ये कोई अकॉस्टिक इल्यूजन नहीं था, ये एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स था। ये साबित करता है कि उस अंधेरे में जो भी था वो डैनियल को सुन रहा था। एक दीवार पर दस्तक देना और किसी अनजान चीज का वापस जवाब देना,
ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। इस घटना के बाद डैनियल इमारत के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे चक्रव्यूह का केंद्र बिंदु था। द सियांस रूम, आत्माओं से संवाद करने का कमरा। सियांस रूम का डिजाइन अपने आप में सारा विंचेस्टर के मन में बैठे डर को दर्शाता है। हाँ, मैंने देखा है वो। इस छोटे से कमरे में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था, लेकिन बाहर निकलने के 3 अलग-अलग गुप्त रास्ते बनाए गए थे। सारा को हमेशा ये डर सताता था कि अगर कोई बुरी आत्मा कमरे में आ गई तो भागने के लिए एक से ज्यादा विकल्प होने चाहिए। इन नोट्स में डैनियल ने कमरे के अंदर 13 हुक लगे होने का जिक्र भी किया है। सारा हमेशा 13 के अंक का इस्तेमाल करती थी, जो आमतौर पर अपशगुन माना जाता है। हाँ, वो 13 का आंकड़ा बहुत खास था उनके लिए। उन हुकों पर सारा अपने काले मखमल के लवादे टांगती थीं। वो हर रात ठीक आधी रात को वहां आती थीं। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि कोई इंसान हर रात आत्माओं से ये पूछने बैठे कि कल कौन सी दीवार गिरानी है और कौन सा नया जाल बुनना है। असल में 13 का अंक इस्तेमाल करने के पीछे भी एक तर्क था। सारा का मानना था कि आत्माएं सम्मितता यानी सिमेट्री के जरिए रास्ते ढूंढती हैं, इसलिए वो विषम संख्याओं का इस्तेमाल करके उन पैटर्न्स को तोड़ना चाहती थी। मतलब हर चीज के पीछे उनका एक लॉजिक था। हाँ, लेकिन जरा कल्पना कीजिए उस मानसिक स्थिति की। 38 सालों तक हर रात आधी रात को इस कमरे में अकेले बैठना और एक अदृश्य खौफनाक शक्ति के निर्देशों का पालन करना, ये किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। एकदम सही कह रहे हो। और जब डैनियल इस कमरे में कदम रखते हैं तो उनके ऑडियो रिकॉर्डर में जो रीडिंग आती है वो सच में डराने वाली है। तापमान अचानक 6 डिग्री तक गिर जाता है। अरे 6 डिग्री, ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप है। हाँ, कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी, लेकिन वहां टंगा एक पुराना मखमल का पर्दा अपने आप हिलने लगता है। डैनियल एकदम शांत खड़े रहते हैं और तभी उनके ठीक पीछे से एक थंप, एक भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। जब कोई इंसान बिना किसी स्पष्ट स्रोत के ऐसी आवाजें सुनता है ना, तो उसका फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। डैनियल का दिमाग अब तार्किकता से हटकर पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में जा चुका होगा। और खतरा सिर्फ एक भारी आवाज तक सीमित नहीं रहता। डैनियल सुनते हैं कि दीवार पर नाखूनों के खुरचने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई लकड़ी को छील रहा हो। हे भगवान! और फिर उनके कान के एकदम पास एक ठंडी, बेहद स्पष्ट फुसफुसाहट आती है, लीव यानी चले जाओ। ये कोई सामान्य संकेत नहीं था। इतने दशकों तक स्पिरिचुअल प्रेजेंस यानी आत्माओं की मौजूदगी के कारण उस कमरे में जो भी ऊर्जा जमा हुई थी वो बहुत ही आक्रामक और नकारात्मक हो चुकी थी। डैनियल का वहां एक पल और रुकना भी खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल, कोई भी समझदार इंसान ऐसी चेतावनी के बाद वहां से तुरंत निकल जाएगा। डैनियल भी मुड़ते हैं और कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन यहीं पर यह रहस्यमय घर अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाता है। क्या हुआ वहां? डैनियल जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें एहसास होता है कि घर का लेआउट बदल चुका है। क्या बात कर रहे हो? लेआउट कैसे बदल सकता है? हाँ, जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वो गलियारा अब वहां है ही नहीं। उसकी जगह एक बहुत ही संकरा रास्ता बन गया है, जिसकी छत इतनी नीची है कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा है। क्या लकड़ी और ईंट से बना कोई घर सच में अपनी जगह बदल सकता है? देखो, जब कोई व्यक्ति गहरे पैनिक में होता है तो उसका स्पेशियल नेविगेशन यानी स्थान और दिशा को याद रखने वाला दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। एक भूल भुलैया में पैनिक का मतलब है अपनी याददाश्त खो देना। ये तो लॉजिकल लग रहा है। हाँ, लेकिन डैनियल के नोट्स को सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव मानकर खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीजें उन्होंने उसके बाद अनुभव की वे पूरी तरह से बाहरी और वास्तविक थी। बिल्कुल। डैनियल उस नए संकरी गलियारे में आगे बढ़ते हैं। उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी बस खत्म ही होने वाली है और गलियारे के बिल्कुल अंत में उन्हें एक परछाई दिखती है। परछाई? हाँ, एक छोटी कद की महिला जिसने काले रंग के भारी कपड़े पहने हुए हैं और वो सिसक रही है। डैनियल को एक पल के लिए लगता है कि शायद ये सारा विंचेस्टर की ही आत्मा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उस महिला का कोई चेहरा ही नहीं है। क्या चेहरा नहीं है? नहीं, वहां सिर्फ एक धुंधलापन है, जैसे किसी ने गीले पेंट पर हाथ फेर दिया हो। बोलती वो सिर्फ अपना कांपता हुआ हाथ उठाती है और डैनियल के ठीक पीछे की तरफ इशारा करती है। इसके बाद क्या हुआ? डैनियल धीरे से पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि जो दरवाजा नंबर 3 पहले पूरी तरह से बंद था, जिसे खोलने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी, वो अब पूरा खुला हुआ है
और उस दरवाजे के फ्रेम के अंदर सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा है। डैनियल के नोट्स में लिखा है कि इसी वक्त उनके ऑडियो रिकॉर्डर में तेज स्टैटिक आवाजें गूंजने लगती हैं। विज्ञान में इसे एक्सट्रीम ईएमएफ इंटरफेरेंस कहा जाता है। मतलब कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। हाँ, ये तभी होता है जब कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत वहां मौजूद हो। डैनियल अनजाने में उस खुले दरवाजे के उस अंधेरे शून्य के बहुत करीब चले जाते हैं और तभी उस अंधेरे के भीतर से एक बर्फीला हाथ बाहर निकलता है और डैनियल की कलाई को बहुत जोर से जकड़ लेता है। अरे बाप रे! झटके से डैनियल जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी फ्लैशलाइट दूर जा गिरती है और टूट जाती है। उस पल जमीन पर पड़े हुए डैनियल के दिमाग में एक विचार कौंधता है। क्या? वो परछाई सारा की नहीं थी। वो अंधेरे से निकला हाथ सारा का नहीं था। वो तो कोई बहुत पुरानी और बहुत गुस्से से भरी हुई आत्मा थी। रुकिए, अगर मैं इन सब बातों को एक साथ जोड़ूं तो मुझे एक बात समझ आ रही है। अगर सारा को आत्माओं से इतना डर लगता था तो वो लगातार घर में नए रास्ते क्यों बना रही थी? सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती, दरवाजे जो दीवार पर खुलते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सब आत्माओं को घर के बाहर रखने के लिए नहीं बनाए गए थे। ये सब उन्हें घर के अंदर फंसा कर रखने के लिए बनाए गए थे। सारा विंचेस्टर एक डरी हुई शिकार नहीं थी, बल्कि वो एक जेल की वार्डन थी। ओह माय गॉड! उन्होंने एक ऐसी भूल भुलैया बनाई जो आत्माओं को अंदर कैद कर सके और फिर उन्होंने खुद को भी उसी जेल में हमेशा के लिए बंद कर लिया। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक बैठता है। डैनियल होल्ट भी अपने निष्कर्ष में इसी भयानक सच तक पहुंचते हैं। सारा विंचेस्टर का वो 38 साल लंबा निर्माण कार्य खुद को बचाने से कहीं ज्यादा उन हजारों गुस्सैल आत्माओं को भ्रमित करके एक जगह कैद रखने का तरीका था। एक वार्डन की तरह। हाँ, वो एक वार्डन बन गई थी, लेकिन अब सारा नहीं है। वार्डन की मौत हो चुकी है और वो कैद की हुई आत्माएं अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। डैनियल ने जब दरवाजा नंबर 3 के पास उस बर्फीले हाथ को महसूस किया ना, तो वो कोई चेतावनी नहीं थी, वो एक हमला था। वो आत्मा डैनियल को भी उसी भूल भुलैया का हिस्सा बना लेना चाहती थी। जब डैनियल को ये बात समझ में आती है तो वो वहां से पागलों की तरह भागते हैं। नोट्स के आखिरी पन्ने लगभग पढ़ने में नहीं आते क्योंकि डैनियल भागते हुए लिख नहीं पा रहे थे। उन्हें नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। पैनिक की वजह से। हाँ, हर मोड़ एक जाल लगता है। दरवाजे उनके ठीक पीछे जोर जोर से बंद होने लगते हैं, मानो घर उन्हें और गहराई में धकेलना चाहता हो। ये एक क्लासिक प्रेडेटर प्रे यानी शिकारी और शिकार वाली स्थिति बन चुकी थी। घर डैनियल को बाहर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन अपनी किस्मत और शायद अपनी सूझबूझ से डैनियल भागते भागते एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था, सिवाय एक छोटे से दरवाजे के जो अचानक उनके सामने खुल जाता है। और वो दरवाजा कहाँ खुलता है? वो दरवाजा सीधे बाहर आंगन की तरफ खुली हवा में जाता है। डैनियल बाहर गिरते हैं, जमीन पर हाँपते हैं और बिना पीछे देखे अपनी कार की तरफ भाग जाते हैं। डैनियल का जीवित बाहर आ जाना महज एक इत्तेफाक था। ये इन्वेस्टिगेशन हमें सिखाती है कि वास्तुकला और अपराध बोध का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। सच में सारा विंचेस्टर ने अपने खून से सने हथियारों के गिल्ट को ईंट और लकड़ी के एक ऐसे जाल में बदल दिया जिसने भौतिक और अलौकिक दोनों दुनियाओं के नियमों को तोड़ दिया। बिल्कुल। डैनियल होल्ट ने अपनी कार में कांपते हुए एक आखिरी ऑडियो डायरी रिकॉर्ड की थी। उसमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था, अगर कोई कभी विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस जाए तो बस एक बात याद रखे, अंधेरा होने के बाद उन भूल भुलैया जैसे गलियारों में बहुत दूर तक ना जाए, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई दरवाजा सामने अपने आप खुल जाए तो भूलकर भी उसके अंदर कदम न रखे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा है। डैनियल की ये चेतावनी बहुत स्पष्ट है, लेकिन डैनियल के अनुभव से एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हम जानते हैं कि इस अंतहीन भूल भुलैया ने उन भटकती हुई गुस्सैल आत्माओं को कैद किया था, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या यह संभव नहीं है कि सारा विंचेस्टर की अपनी आत्मा भी अपने ही हाथों बनाए इस अपराध बोध के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस गई हो? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो धुंधले चेहरे वाली रोती हुई महिला जो डैनियल को दिखी थी, वो सारा ही थी, जो आज भी इतने दशकों बाद अपनी ही बनाई जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं। ये एक ऐसा विचार है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या बनाने वाला खुद अपनी रचना का कैदी बन सकता है? अगली बार जब किसी पुराने दरवाजे के चरमराने की आवाज गूंजे तो ये मत सोचना कि वो सिर्फ हवा का झोंका है।
कुछ आवाजें किसी चीज के आजाद होने का संकेत होती हैं।